थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैचलर्स के बाद डायरेक्ट थैंक यू। पीएचडी करना। लाइक मैंने देखा तुम्हारा सीवी तो मुझे अच्छा लगा, लाइक इंटरेस्टिंग लगा कि बैचलर्स के हाँ, बाद की पीएचडी। तो मैंने नहीं सोचा था। आज कोई ऐसा प्लान नहीं करता, आई नो, ऐसा प्लान नहीं करता। मैंने तो मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, एंड बिफोर आई वाज अबाउट टू स्टार्ट मास्टर्स, एक हफ्ता पहले, हम्म। मतलब मेरी फ्लाइट के शायद एक दिन पहले मुझे मेल आया। हमारा डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज हैं, उनका ईमेल आया कि वो मेरी प्रोफाइल देख रहे थे एंड उन्हें अच्छी लगी। तो मतलब वो सोच रहे थे कि मैं, मतलब उन्होंने बाद में मुझे बताया जब हम फेस टू फेस मिले मेरे जाने के बाद, ओके। वो मेरी प्रोफाइल देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये मास्टर्स क्यों कर रहे हैं बच्चे, पीएचडी के लिए क्यों नहीं आया। तो उन्होंने ऑफर किया फिर ईमेल पे मुझे कि अगर आप करना चाहते हो तो हम पेपर वर्क डिपार्टमेंट कर सकता है चेंज करने का, तो अगर आप बोलो तो हम आपको पीएचडी में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा और फिर मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, हम्म। छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला कि ओके। वो तो था एक सही राइट डिसीजन, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो कर लेनी चाहिए तुम्हें। तो थोड़ा बैकग्राउंड पे आते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा बताओ, लाइक ऑडियंस के लिए कि क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ, लाइक कैसे स्ट्रीम चूज करी, केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आया, देन बैचलर्स। टेंथ में, एक्चुअली टेंथ में मेरा 90s, टेंथ है उससे पहले भी मेरा 90s में जैसे रहता था। साइंस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, नॉट लाइक कि साइंस की बुकिश नॉलेज, बट साइंस का जैसे साइंस म्यूजियम वगैरह जाना है, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, कुछ अगर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो या इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो तो उसे जानने की क्यूरियोसिटी की क्यों हो रहा है। मेरे टेंथ तक या अराउंड 11th तक भी कंप्यूटर साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे स्कूल में जो कंप्यूटर साइंस के सर थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर 11th एंड में और 12th की स्टार्टिंग में मुझे एकदम से लगा कि नहीं, कंप्यूटर साइंस मेरे लिए नहीं है। केमिस्ट्री में मेरा, क्योंकि केमिस्ट्री और नेचुरल साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट बचपन से है, हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, करना मतलब नेचुरल साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस भी अच्छा है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेचुरल साइंस में ज्यादा इंक्लिनेशन जा रहा था। तो 12th की स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि और मुझे टीचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट था शुरू से, तो मुझे लगा कि नेचुरल साइंस की तरफ जाना चाहिए। तो 12th के बोर्ड दिए तो अराउंड 95, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 95% के आसपास कुछ बना था। तो उसमें किरोड़ी मल अभी मिल नॉर्थ गया कैंपस में हो डीयू में। इतना तो होगा। फिर किरोड़ी मल मिल गया तो चले गए। रामजस में, रामजस, किरोड़ी मल और श्री वेंकटेश्वर, ये तीन कॉलेज में चूज करना था, और काफी मुश्किल डिसीजन, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे हाँ, फेमस कॉलेजेस नॉर्थ हैं। कैंपस में श्री वेंकट। फाइनली फिर वो अमिताभ बच्चन का नाम आ जाता है, तो फिर किरोड़ी मल चूज कर लिया। अब पूरा स्टार कास्ट उसी में, राइट। बाकी सब तो सेम ही था, सारे ही अच्छे कॉलेजेस हैं तो तीनों जब ही, तुम तो बैचलर्स में लेकिन आए तो तुमने कब सोचा लाइक पीएचडी करने जाना है या फिर मास्टर्स करना है, और स्पेसिफिकली यूएस से ही क्यों? मास्टर्स के लिए तो इसलिए क्योंकि जब फर्स्ट ईयर से ही हमें सुनने को मिलता है कि जब तक मास्टर्स नहीं करेंगे तो कोई जॉब मिलेगी नहीं बीएससी के बाद कोई, क्योंकि ये सेइंग है कि बीएससी, और हमारे टीचर्स भी कहते थे, हमारे जो साथ के बच्चे भी कहते थे, हमारे सीनियर भी कहते थे कि सिर्फ बीएससी के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कि कुछ ना कुछ मास्टर्स या एमबीए या कोई और मास्टर्स की डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स करना ही पड़ेगा, वरना प्लेन बीएससी के बाद एटलीस्ट इंडिया में तो कोई हम्म। नौकरी मिलेगी। तो उसके बाद मेरा स्पेसिफिकली यूएस तो नहीं था, पर मेरा थोड़ा यूरोप वगैरह भी था। एग्जाम का, एग्जाम में मतलब मेरा क्वालिफाई तो हो गया था लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी, और मतलब
लेकिन मुझे था कि यूएस में साइंस और रिसर्च के लिए अच्छी फंडिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। हम्म। वो अपनी रिसर्च में काफी इन्वेस्ट करते हैं, तो राइट। मैंने इसलिए सोचा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ट्राई कर सकता हूँ। तो जब तो तुम 2000, हाँ जब तुमने जैसे जैम हाँ की सॉरी सर, या श्योर हाँ आप क्या कह रहे थे? नहीं, हाँ मेरा जब तुमने जैम की बात बोली तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीयर्स यही करते हैं, वो लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इंडिया में अगर तुम स्पेसिफिकली हो तो तुम्हें पता रहेगा कि हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। तो तुमने जैम का प्रिपरेशन ना सोच के ये कि सोचा कि यूएस में मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ या फॉरेन मास्टर्स के लिए जाता हूँ, लाइक क्या वो पुश था उसके लिए? मुझे ना 10th, मतलब शुरू से जेई से लेके भी जैम से लेके मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पता नहीं क्यों कुछ हद तक एवर्जन रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रैट रेस है कि जैसे मैं क्लास के पीछे, क्लास में भी मैं 11 से भी देखता था, तो मुझे लगता था कि मेरी क्लास के सारे बच्चे एक रेस में भाग रहे हैं। राइट। तो मुझे उतना नहीं था कि, मतलब एक एग्जाम से मुझे थोड़ा डर कह लो या ये कह लो कि मुझे इतना वो पसंद नहीं था। हम्म। तो मुझे एक, जैसे होता है ना कि ये डर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक अजीब सा लगना कि क्यों सारे भाग रहे हैं। और तो मुझे वो नहीं था। और फिर मैंने देखा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन का तरीका, तो वो एक ऑल राउंड वो देखते हैं कि वो सब कुछ देखते हैं। वो राइट। किसी एक चीज को देख के अपना डिसीजन नहीं बनाते। तो मुझे ये लगता था कि अगर एक दिन आप पूरा साल कोई बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करे, लेकिन अगर वो एक दिन एग्जाम नहीं ठीक गया तो हाँ मैं फिर परफॉर्म नहीं कर पाता साल हूँ। में आपको जो यूनिवर्सिटी आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेगी। लेकिन वहां पे क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, तो हम्म। इसलिए मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी, थोड़ी रिसर्च अपॉर्चुनिटी बेटर हो सकती है। और फिर ओवरऑल मुझे लगा लॉन्ग टर्म करियर के लिए जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मिलेंगी और जो रिसर्च या। अपॉर्चुनिटीज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मिलेंगी, मुझे लगा कि उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। तो मैंने इनिशियली एक्सप्लोर किया, हम्म। मैंने रूल आउट नहीं किया था। मैंने जैम की तैयारी भी की, मैंने जीआरई की तैयारी भी की। मैंने दोनों एग्जाम दिए और अच्छे से दिए। जैम की तैयारी हो सकता है 1% में मेरी थोड़ी कम रह गई हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कोई रूल आउट नहीं किया था जैम को भी। राइट। मैंने या किसी और कंट्री, किसी और यूनिवर्सिटी को मेरा कोई रूल आउट नहीं था। मुझे ये था कि जो थर्ड, मेरा ये टारगेट था कि थर्ड ईयर के जनवरी से लेके जनवरी या फरवरी से लेके जो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, मैं उसमें जाऊं। तो, तो तुमने तो स्टार्ट उसमें कैसे करा वो था? मैंने डीयू की तैयारी भी करी थी। हम्म। अच्छा, ड्यू स्टार्ट ऐसे, एंट्रेंस। डीयू का एंट्रेंस की भी तैयारी की थी, जैम की तैयारी भी की थी। लेकिन डीयू के एंट्रेंस के तो कहते हैं कि जैम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो वो साथ हाँ साथ हो ही technically। जाती है। कुछ अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी में हो जाता है। या। स्टार्ट ऐसे किया था कि 2021 में मुझे, जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था, तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ अब करना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि बीएससी खत्म होने वाली है। आगे अगर मास्टर्स करनी है तो इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। फिर चाहे वो इंडियन एंट्रेंस हो चाहे बाहर का एंट्रेंस हो, जीआरई, तो यू आर आई गेटिंग थॉट सीरियस कि अबाउट लाइक क्या करना है आगे। हाँ, कि कुछ ना कुछ, क्योंकि तैयारी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड ईयर के बाद जो हमें सुनने को मिलता था कि नौकरी नहीं मिलेगी। और इसलिए ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ कंपटीशन की तैयारी होनी चाहिए, हम्म। तो शॉर्ट तो लिस्ट कैसे कर? इसलिए स्टार्ट किया। शॉर्ट लिस्ट में मैंने थोड़े बहुत जीआरई के मॉक्स दिए, तो मैंने, मेरे कुछ सीनियर दोस्त बाहर भी थे और इंडिया में भी कुछ सीनियर पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सबसे बात करी। फिर तो बेसिकली मैंने अपने जीआरई के मार्क्स वगैरह और इंटरनेट पे काफी सर्च किया कि यूएस रैंकिंग्स
यूएस न्यूज, मुझे वेबसाइट का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें लिस्ट होती है टॉप बस रैंकिंग 100 वाला है। टॉप, हाँ यूएस रैंक। तो उसमें यूएस मैंने यूनिवर्सिटी। सर्च किया, उसमें कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे जाके उनके डिपार्टमेंट्स में ईमेल किया कि मेरी ऐसे प्रोफाइल है, तो मेरा सिलेक्शन का मतलब वो एग्जैक्ट तो नहीं बताते, लेकिन वो फिर भी अपने वेब पेज को इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट होती है वो बताते हैं। और मैं जहाँ से जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था उन्हीं के एक्सपर्ट्स को मैंने अपने प्रोफाइल दिखा के, तो उन्होंने कुछ 10-15 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी कि आपकी प्रोफाइल देखते हो, उन्हें लगा था कि ये यूनिवर्सिटीज पे आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये सब तैयारी की देखते हुए प्रिपरेशन किसी कोचिंग से करी थी, और लाइक क्या मतलब प्रोफाइल का क्या रिव्यूइंग कंसेप्ट था? ये एक तो मैंने gregmat.com करके है, ओके। gregmat.com से करी थी मैंने। jamboree.com से स्टार्ट किया था जीआरई की प्रिपरेशन, लेकिन फाइनली फिर मुझे ग्रेगमैट ज्यादा अच्छा लगा, तो फाइनली फिर आई कितना वो स्विच टू चार्ज करते हैं ग्रेगमैट। लाइक जीआरई कोचिंग वगैरह के लिए? और लाइक ग्रेड जैम्बूरी, फीस सब बताने के लिए। ग्रेगमैट तो $5 पर मंथ है, ओके। और ग्रेगमैट इज, आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन। तो जैम्बूरी का अगेन इट डिपेंड्स, बिकॉज इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो हम्म। डिपेंड करता है आपको टीचर कौन लगता है, कौन कैसे फैकल्टी हैं, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेगमैट इज अ ग्रेट वेबसाइट। वो शायद कैलिफोर्निया बेस्ड है, और $5 पर मंथ अब शायद बढ़ा के $7 कर दिया हो पिछले 1-2 साल में, आई डोंट नो, लेकिन जब मैं तैयार कर रहा था जीआरई का तो $5 पर मंथ था, और वो काफी अच्छे थे। और जैम की तैयारी मैंने अन अकेडमी से करी थी, तो फिर यूएस तो में। क्योंकि मैं ऑनलाइन ही, ग्रेगमैट भी ऑनलाइन है, ओके। जैम्बूरी पे भी जब करता था ऑनलाइन, और अन अकेडमी भी ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास ऑफ, क्योंकि मेरा घर नॉर्थ कैंपस से, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ, तो मेरा घर नॉर्थ कैंपस से थोड़ा दूर था, और थोड़ा सा मतलब काफी दूर, तो मेरा ऑफ क्या मतलब ऑफलाइन जाने का कहीं टाइम मिलता नहीं था। अब पोस्ट कोविड सब ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हो ही गया था, तो मैंने जो जैम की जीआरई की जो प्रिपरेशन के लिए सब ऑनलाइन करी। ऑनलाइन में इजी रहता है, तुम लाइक कभी भी जब मर्जी हो तब हाँ सकते हो लाइक। वही। तो तुमने फाइनल कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा था शॉर्टलिस्ट करने के बाद? मैंने 5 या 6 शायद, हाँ तुम 5। नाम बता सकते हो लाइक क्या नाम थे उनके? सुनी बफलो, ओके। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफलो। स्टोनी ब्रुक, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का पार्ट है, लेकिन ये लॉन्ग आइलैंड में है। रटगर्स, विच इज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जर्सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, और नॉर्थ ईस्टर्न जो कि बॉस्टन में है, ओके। और एक शायद टेक्सास टैलिस में शायद, हाँ वहां पे, हाँ टेक्सास टैलिस में भी किया था। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था कि करता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि फाइनली किया था या नहीं किया था, बट उन 5 में तो किया था। बट इनकी लाइक तुमने इतनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा है तो इसकी एप्लीकेशन फीस भी काफी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करा तुमने? एप्लीकेशन फी तो मेरे फादर ने पे कर दी, बाकी तो ओके। मतलब वो तो, बाकी मेन अमाउंट के लिए तो लोन वगैरह अलग बात है, लेकिन एप्लीकेशन फी तो मेरे फादर ने मैनेज ये कर ली। तुम्हारा जो मास्टर्स लाइक अब जो पीएचडी में कन्वर्ट हो गया प्रोग्राम, उसका लाइक तुम्हें कुछ ट्यूशन फी देना पड़ता है या फिर लाइक फुली फंडेड है? नहीं, फुली फंडेड है। बस कुछ हेल्थ वगैरह के, हेल्थ सर्विसेज वगैरह के कुछ चार्ज या अदर मिसलेनियस वगैरह वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मतलब वो मैनेजेबल है। कोई ट्यूशन वगैरह जो मेन बल्क ऑफ एक्सपेंसेस है, ट्यूशन वगैरह अदर चार्जेस वगैरह वो सब डिपार्टमेंट पे करता है, तो पेड है। तो क्या चेंज तुमने ऑब्जर्व करा तुम्हारे केएमसी के स्टडीज से सनी बफेलो में मास्टर्स और जो पीएचडी अभी तुम कर रहे हो? तो लाइक क्या चेंजेस लगता है रूटीन वर्क में, बीट लाइक टीचिंग असिस्टेंटशिप या फिर कोर्स वर्क करना,
तुम कुछ कोर्स वगैरह भी कर रहे होगे, उनके कुछ रिक्वायरमेंट में भी हो, कुछ क्रेडिट कोर्स वगैरह करने हो तो? फर्स्ट ईयर में हमें 9 क्रेडिट्स ईच सेमेस्टर, मतलब टोटल 18 क्रेडिट्स की पढ़ाई करनी थी, और रिसर्च के क्रेडिट्स अलग है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन वो पीएचडी का इनिशियल एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर में रिसर्च के क्रेडिट अलग है, लेकिन जो कोर्स वर्क के क्रेडिट है, सबसे बड़ा फर्क ये लगा कि जो वहां पे एग्जाम बना रहा है और जो क्लास में पढ़ा रहे, दे आर टू डिफरेंट पीपल। तो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। हम्म, तो और तो और लास्ट मिनट तक सिलेबस कंप्लीट हो ना हो वो कोई सर्टेनिटी। कई टीचर थे जो बिल्कुल टाइम पे चलते थे और अप टू डेट सिलेबस में रहते थे, एंड टाइम पे सिलेबस कंप्लीट भी होता था। बट कई टीचर होते थे जो नहीं भी कंप्लीट कर पाते थे, तो वो सब रहता था। एग्जाम में तो सब कुछ आना है। हम्म, फिर कई बार होता था कि थोड़ा रिलैक्स अगर कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एकदम लास्ट में आके प्रीवियस ईयर याद कर लो, तो उसी में सोचते थे कि 8.5 तो एटलीस्ट आ जाएगी। बाकी अगर क्लास में ध्यान से सुना हो तो 9+ भी जा सकता है, जो हम उस टाइम पे हमारी सोच रहती थी कि अगर पूरा सेमेस्टर नहीं भी पढ़ रहे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैटर भी नहीं करता था, जो क्विज या असाइनमेंट होता था वो होता था कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ के, मतलब थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कि एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले या अच्छे से पढ़ के, कि 2-4 दिन पहले पढ़ लो तो जो 10 नंबर का क्विज असाइनमेंट है तो वो हो जाएगा। राइट। कई असाइनमेंट ऐसा लगता था कि थोड़ा इजी है, बस थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखनी है एक शीट पे, तो उसके मार्क्स हैं। एग्जाम के लिए होता था याद कर लो। लेकिन यहाँ पे जो लगता है वो ये है कि एक ही प्रोफेसर जो सिलेबस लिखने से लेके फाइनल एग्जाम लेने तक एक ही प्रोफेसर है। कई ग्रेड स्कूल में कई सब्जेक्ट में तो यहाँ देखा कि फाइनल एग्जाम हुआ ही नहीं, रेगुलर होम असाइनमेंट असाइनमेंट समथिंग। वगैरह लेके होके। एक प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने कहा कि ना कोई असाइनमेंट होगा, ना कोई होमवर्क होगा, ना कोई फाइनल एग्जाम होगा, नो एग्जाम नथिंग। कहते लेकिन 5 प्रैक्टिकल्स होंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास थी। कहते 5 प्रैक्टिकल्स होंगे जो उनकी लैब के सीनियर पीएचडी स्टूडेंट्स टीए करेंगे, टीचिंग असिस्टेंट, मतलब वो वैसे तो उनकी लैब में रिसर्च करें लेकिन हमें वो एक्सपेरिमेंट करवा देंगे। ओके। तो कहते तुम ग्रुप बनाओ और ग्रुप में ये एक्सपेरिमेंट होंगे, लैब रिपोर्ट लिखोगे, और सारे बच्चे खुद अपनी लैब रिपोर्ट लिखेंगे ऑब्वियसली। और कहते कि ईच एक्सपेरिमेंट विल बी 20% ऑफ योर ग्रेड। ओके। तो वो जाके एक्सपेरिमेंट करो और लैब तो इस तरह से, मतलब यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक अपना सिलेबस के हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस क्राइटेरिया पे मार्क्स लगेंगे। हम्म। एंड उस हिसाब से मतलब मुझे लगा कि एटलीस्ट अंडर ग्रेड में मैंने वहां पे पढ़ाई नहीं की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि अंडर ग्रेड में भी एज ए टीए में देखता हूँ तो अंडर ग्रेड का, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो वो हम्म। अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट ग्रेड स्कूल में जो मुझे लगा कि मतलब आपको हमेशा अप टू अप टू योर टो, मतलब ऑन योर टोज रहना पड़ता है कि वो कभी भी कुछ भी असाइनमेंट वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट मिनट वाला फॉर्मूला नहीं चल पाता मेरे अकॉर्डिंग कि लास्ट मिनट पे सब पढ़ लेंगे और हो जाएगा। यहाँ पे कोई असाइनमेंट वगैरह आ रहे हैं, होमवर्क आ रहा है तो आपको पूरा करना पड़ता है। और यहाँ पे ये नहीं होता कि बुक में ढूंढ के या गूगल पे ढूंढ के आंसर मिल जाएंगे असाइनमेंट के लिए। यहाँ पे जो आपको जब तक नहीं समझ में आएगा कि ये कंसेप्चुअली क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तब तक वो क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ गूगल करने से यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से हम्म। कि क्वेश्चन नहीं बन पाते, राइट, राइट है। समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, हम्म। नहीं तो तो काफी प्रॉब्लम आती हाँ, वो है लाइक। तो अब तुमने कभी यहाँ लाइक जब तुम दिल्ली में केएमसी में थे तो कभी किसी मास्टर्स बच्चे का स्केड्यूल जाना है वो, लाइक उनके मास्टर्स की स्टडीज कैसे होती है,
क्योंकि इंडिया में मास्टर्स मैं को लाइक स्टूडेंट ही समझते हैं, राइट, कि वो स्टूडेंट हाँ, है, कोर्स वर्क ले रहा है, लैब वगैरह अटेंड कर रहा है। पर यहाँ के तो मास्टर्स है जो पीएचडी इस तरह कंसिडर करते हैं, तो उनको टीए भी मिलती है, उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो जो वर्कलोड बैलेंस है वो कैसे तुमने मैनेज करा, लाइक? मैंने जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो सोचा नहीं, सोचा नहीं, मतलब क्योंकि ये था कि मतलब इट वाज समथिंग लाइक कि हाँ ये तो करना ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कि मतलब मुझे बिजनेस वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एमबीए के बारे में कभी सोचा नहीं था, तो मुझे एमएससी का ही था कि कहीं ना कहीं से तो करनी, जहां हो जाए, मतलब कहाँ से करनी है, जहां पे हो जाए। लेकिन ये था कि कुछ तो करना है, तो मैंने इसलिए इतना सोचा नहीं था। वर्क लाइफ बैलेंस की जहां तक बात रही, टीचिंग असिस्टेंटशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा इनिशियली। हम्म। और क्योंकि पढ़ाई में भी थोड़ा ओवरवेलमिंग रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया में आदत थी कि लास्ट मिनट पे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, नंबर आ जाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कंसेप्ट वगैरह समझना जरूरी है, और उसे समझने के लिए पढ़ना हम्म। है रेगुलरली। और बात रही टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वो उसमें भी काफी अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि जो लैब रिपोर्ट वगैरह, अंडर ग्रेड्स को अगर लैब कर रहे हैं बच्चे, और उसकी रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है हर वीक, अराउंड 48 रिपोर्ट्स ईच वीक, और उसके अलावा प्री लैब असाइनमेंट, प्री लैब को ऑटो ग्रेडिंग का भी कंपोनेंट रहता है। हम्म। लेकिन जो ऑटो ग्रेडेड नहीं है, जो मैनुअल ग्रेडिंग है, जो मोस्टली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो फॉर्मूला कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो ऑटो ग्रेड हो गए। लेकिन जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, या जिसमें प्रोसीजर लिखना हो या ऑब्जर्वेशन लिखनी हो, वो क्वेश्चन, या लैब नोटबुक का जो अपलोड होता है, वो सब मैनुअल क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैनुअल ग्रेडिंग है। तो हम्म। इनिशियली डिफिकल्टी हुई, बट आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कि वन स्टेप एट अ टाइम। तो वो वन स्टेप एट अ टाइम करते वेदर का हुए, लाइक कैसे तुमने अकोमोडेट करा, दिल्ली का वेदर, और फिर जो बफेलो में हो अभी? बाय स्टेइंग इंडोर्स। अच्छा, वो मतलब जाने में तो इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगस्त में था, तो इट वाज वेरी प्लेजेंट, और अच्छा रहता था। हम्म। दिसंबर जनवरी में दिसंबर जनवरी में थोड़ा था कि, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं ऑन कैंपस था, और जो हमारी इन कैंपस की स्टेम्पीड बसेस हम कहते हैं, तो वो शटल बस सर्विस है हमारे यूनिवर्सिटी की। तो उसका जो बस स्टॉप है वो हमारे हॉस्टल बिल्डिंग के ठीक नीचे है। तो, तो ये था कि हॉस्टल से निकलते ही, मतलब जब बस आया के रुके, तब हॉस्टल से निकल के जाते हैं। और फिर, और क्या है, हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स है कैंपस में, वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं टनल्स वगैरह के थ्रू। तो आपको एक बार आप किसी बिल्डिंग में घुस गए, तो आपको फिर बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो जैकेट्स वगैरह, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, माइनस में -10 15 डिग्री सेल्सियस के करीब गया था। और लेकिन इस बार सबने कहा कि जितना आमतौर पे जो बाकी बफलो के लोकल लोगों से मेरा जितना इंटरेक्शन है, मेरी क्लास के बाकी बच्चे जो थे, सबने कहा कि इस विंटर्स उतना ठंडा नहीं था जितना आमतौर पे हर विंटर में होता है। तो ये भी थोड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए कि थोड़ी माइल्ड हम्म। विंटर्स मिली। बाकी फेब्रवरी मार्च से तो काफी कंफर्टेबल वेदर है। अभी भी 22 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। थोड़ा मुझे लगा कि इवन इफ थर्मोमीटर 20 25 कहते हैं, लेकिन जो फील्स सनलाइट होती है वो काफी शार्प शार्प लगता है। कि इवन इफ 20 25 है, लेकिन फील्स थोड़ी लाइक समथिंग। परेशानी होती है, फील्स लाइक थोड़ा हाई होता है। राइट। हम्म। और तो फिर तुम्हारा जो रेजिडेंस है वो यूनिवर्सिटी ओन रेजिडेंस है या फिर लाइक प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी ओन था, लेकिन जैसे समर स्टार्ट हुआ तो मैं प्राइवेट ओन में ऑफ कैंपस में हुआ। तो कल्चरल शॉक तो है आई एम,
आके, और फूड वगैरह का कैसे तुमने मैनेज किया? नॉट मच, क्योंकि नॉट मच क्योंकि अब मूवीज वगैरह में या शोज वगैरह में मोस्ट ऑफ इट आजकल पता लग जाता है कि मूवीज मतलब थोड़ा, या यूट्यूब वीडियोस में जो व्लॉगिंग, अगर मुझे थोड़ा शौक है तो मतलब नॉट लाइक कि सिर्फ अमेरिकन व्लॉगर्स, लेकिन अगर व्लॉग्स वगैरह देखो तो अमेरिकन व्लॉगर्स की भी अगर देखो तो हम्म। उतना कल्चरल शॉक उस हिसाब से हुआ नहीं। फूड के लिए इनिशियली मील प्लान पे था, अभी डिपेंड करता है। मैं आई डोंट कुक टू मच, बहुत बेसिक बनाना हो तो अलग बात है, नहीं तो मेनली मेरा थोड़ा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं, और थोड़ा बहुत खुद कुक करता हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी तुम्हारी पीएचडी में लाइक ऑन द रिसर्च साइड प्रोफेसर डिसाइड हो गया है, और कितने ईयर का प्रोग्राम है वो सब लाइक प्री सेटल्ड? इट्स 5 year प्रोग्राम, बाकी इट डिपेंड्स कि आप अपनी डिसर्टेशन कितने टाइम पे कंप्लीट करते हो और डिफेंड करते हो। यूजुअली टेक्स 5 years, लेकिन थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हम्म। एंड पीआई डिसाइड हो गए थे फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, और अभी स्टार्ट हो गई है, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गई थी पीआई, फाइनलाइज हो गए थे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी 10 मिनट टॉक्स होती थी, जो हमें अटेंड करनी होती थी, मैंडेटरी था हमारे लिए अटेंड करना। तो हर प्रोफेसर को जैसे 10 मिनट्स दिए जाते थे अपनी रिसर्च एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो हर वीक होती थी। और जैसे तो उसके बाद मतलब अराउंड ये 2 मंथ्स चलती थी, 2 मंथ्स के करीब हर प्रोफेसर का टर्न कंप्लीट हुई, तो we had disputations, they gave us time to go and see their labs and everything, और फिर हमने अपनी प्रेफरेंस डिपार्टमेंट को दी कि ये हमारी प्रेफरेंस है, तो उस हिसाब से हमें पीआईज, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर एलोकेट हुआ। तो तुमने अगर कोई क्वेश्चन पूछे, लाइक बहुत बच्चों को डाउट होता है ये कि रिसर्च इंटरेस्ट कैसे जाना है, तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट क्या रहेगा? अभी तुम लाइक लेट्स से नेक्स्ट 4 इयर्स उस टॉपिक पे रिसर्च करोगे जिस जो तुम्हारा पीआई काम कर रहा है, तो वो तुमने कैसे फिगर आउट करा कि लाइक मेरे को इस फील्ड में रिसर्च करना है फर्दर? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज करी। तो मेरा अंडर ग्रेड में बीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन यहाँ आके पीएचडी में मतलब मुझे मतलब उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज मेकिंग मोस्ट सेंस, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अच्छी लग रही थी। एंड जब मैंने डिस्प्यूटेशन किया और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स देखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब्स में, तो मुझे क्योंकि हम जो बीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते थे, और जो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट देखे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, और मुझे लगा कि नहीं, प्रैक्टिकली भी ये किया जा सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे जो कि लगा कि कोई डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम देना है, तो अगर थोड़ा टाइम दोगे तो ठीक है। हम्म। तो हाँ, वो मैंने तो इसलिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज वहाँ किया। न्यूक्लिक केम तो एक्सपेरिमेंट्स और अंडरग्रेड्स जो काम करते हैं, मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बहुत फर्क। रिएक्शन कराई है खुद लैब में, जो कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता इंडिया में कोई करता होगा, अंडरग्रेड्स को करने देता होगा। तो लाइक वो चीज़ बहुत हाँ, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो लैब में क्या फ्यूम रिक्वायरमेंट है कभी जैसे? नहीं देखे थे यहाँ पे, अंडरग्रेड्स को फ्यूम मिलती है, या वो कभी नहीं देखी काम थी। करते हैं। 8 आई थिंक डिजिटल टीवीज है जहाँ पे मैं टीच करता हूँ, तो लाइक वो हम्म, एप्पल टीवी से कनेक्ट हो जाते हैं, देन हम प्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग बाय फार लाइक बेस्ट मुझे लगता है उनको पॉसिबल चीज़ें रिसोर्सेज दे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह जो, हाँ। मैं तो आईपैड को, मैं जो पढ़ाता तो मैं आईपैड को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके आईपैड पे स्क्रिबल करके, तो वो जैसे ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग भी आती है, लेकिन अब क्योंकि नोट्स मेरे आईपैड पे सेव्ड है, तो आई कैन जस्ट सेंड इट टू देम वंस अ क्लास एंड्स। जो उनका वो सॉफ्टवेयर लोग होता काफी है डिजिटली लाइक वो काफी, केयर हाँ, रखते हैं
कि उनको चीजें पता है टेक्नोलॉजी को कैसे। काफी यूज करते हैं। और तो रिसर्च मेरा लैब भी में एज क्या ए चल टी रहा है काफी। मतलब, लाइक रिसर्च लैब में कैसे तुम वर्क करते हो तुम्हारी रिसर्च फर्दर आगे ले जाने के लिए, क्योंकि पीएचडी में तो मेनली रिसर्च डिसर्टेशन पब्लिकेशंस ये सब चीजें होती है, हम्म, उसका कैसे रहता है? अभी स्टार्ट किया है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मैंने बना के आइसोलेट हो पाया, लेकिन मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी हैं। हम्म। एंड बाकी जो ऑलरेडी रिसर्च लैब में सीनियर्स हैं, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। तो इन द सेंस कि ऑब्वियसली यहाँ मतलब काम तो यहाँ सारा खुद करना पड़ता है, और हर चीज से रिलेटेड, नॉट ओनली रिसर्च, लेकिन फिर भी दे आर हेल्पफुल when it comes like कि yeah it's the beginning, और थोड़ा stay focused and keep persistent। हम्म। तो अच्छा एनवायरनमेंट है मेरी लैब का। एंड अभी मतलब मेरी पीआई इज आल्सो वेरी हेल्पफुल एंड लाइक पेशेंट। शी इज नॉट लाइक फोर्सिंग की, मैं शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ एज अ बिगिनर थोड़ा रिएक्शंस कई बार नहीं ठीक होती, तो बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। हाँ, पीआई में पीएचडी का फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, लाइक क्योंकि तुम उसकी बातें सुनने वाले हो नेक्स्ट। फ्रेंडली इन द सेंस कि शी इज वेरी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सम लाइक 3-4 इयर्स जब तुम्हारा पीएचडी खत्म होने वाला होगा, तो अभी तुमने किसी सीनियर से इंटरेक्ट करा है कि लाइक वहां पर पीएचडी के बाद की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूएस में पर्टिकुलरली, जो इंडिया में नहीं होती, लाइक तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया है? उतना ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी सच बताऊं तो उतना भी फोकस मैंने हम्म। बाहर किया नहीं है। इंडस्ट्रीज का मैंने सुना है कि काफी अच्छा रहता है आजकल। मैंने सुना है कि आजकल जो अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट करके गए हैं, तो कुछ सीनियर्स को जॉब ढूंढने में थोड़ा स्ट्रगल किया, कुछ स्टूडेंट्स को आराम से मिल गई। तो उतना ज्यादा तो मैंने नहीं देखा इस टाइम पे, क्योंकि मेरा शायद उतना फोकस नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि केमिकल इंडस्ट्री में या फार्मा इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। और टीचिंग लाइन में अगर जाना हो तो काफी यूनिवर्सिटीज हैं कि हम्म। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उस वो साइड भी ओपन है। और नहीं तो फार्मा इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। ओके, सो लाइक वन लास्ट एडवाइस इज इन टर्म्स ऑफ कि कोई बच्चा लेट्स से कोई बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इस वीडियो को देख रहा है और वो तुम्हारी स्टेज पर है, तो तुम लाइक क्या सजेस्ट करोगे कि वो यूएस में या फिर लाइक अदर कंट्रीज में मास्टर्स करने जाए इन, तो उसके लाइक वर्थ इट होगा, क्या क्या रीजन है वर्थ इट होने के, तो उसका लाइक एक फाइनल एडवाइस जो देना चाहो और क्या करना चाहिए बेसिकली उसे? यहाँ पे मैं बोलूंगा कि हर बच्चे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ईमेल करने से डरना नहीं चाहिए। यू राइट। डोंट गेट अंटिल यू आस्क। डिपार्टमेंट्स को मेल करो, पूछो, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि ये मेरी सिचुएशन है और व्हाट्स द बेस्ट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट के रूल्स अलग हैं। तो डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट करो, और रिसर्च करो। रिसर्च इन द सेंस कि अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए उनके बारे में पढ़ो। इंडिया से मास्टर्स करनी है तो डिटेल में पढ़ो, सीनियर से बात करो, अगर आप किसी को उस यूनिवर्सिटी में जानते हो तो कांटेक्ट करो, पूछो। राइट। सेम बाहर के लिए भी है। फाइनेंशियल्स हर किसी का होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर किसी को बोलूँ कि यहाँ पे आओ, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली फैमिली में प्रॉब्लम हो तो आई कैन नॉट से दैट। तो हर किसी को अपनी सिचुएशन देखते हुए उस पे रिसर्च करके हम्म। फिगर आउट करने की कोशिश करो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या ऑप्शंस हैं। लोन में मेरा मानना है कि लोन तो ऑब्वियसली सारे लेते ही हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन पे ऑफ करने के टाइम पे पे ऑफ तो खुद ही करना होता है। तो आपने पे किया है, बैंक ने पे किया, आई थिंक बात एक है। लेकिन हाँ, अगर स्कॉलरशिप मिले तो हाँ। अलग वो है। तो मतलब इट डिपेंड्स।
पर्सन टू पर्सन। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ट्राई टू फाइंड कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी और क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए। Thanks, Mridul, for doing this, and thanks for coming to the video थैंक and यू। sharing your knowledge. I really appreciate you coming. थैंक यू। और मैं तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड देन इफ यू आर कंफर्टेबल मैं इंस्टा की आईडी भी लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इन केस समवन रीच आउट टू, होपफुली तुम उसको हेल्प कर पाओ। ओके।